So in the last class, we were discussing electronic configuration. Okay, we were discussing electronic configuration, जिसमें हमने जो है वो पहले तो हमने ऑर्बिटल्स की बात की थी। ऑर्बिटल्स को बहुत डिटेल में देखा था कि शेल क्या होता है, फिर उसके अंदर सब शेल्स भी होते हैं, फिर उसके अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी थी। सही है। अच्छा, फिर हमने कुछ रूल्स देखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, जैसे कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल, जैसे कि हुन्स रूल, जैसे कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सही है जी, तो हमने ये रूल्स देखे थे। और सही है। अच्छा जी। तो मैं दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन करवा देता हूँ आपको, जो कि स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन है। एक कॉपर की है बेटा, एक क्रोमियम की है। ओके, एक कॉपर की है और एक क्रोमियम की है। राइट। तो कॉपर का प्रोटॉन नंबर होता है 29। कॉपर का प्रोटॉन नंबर होता है 29 और क्रोमियम का प्रोटॉन नंबर होता है 24। तो अगर मैं 29 की बात करूं तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s, then 3s2 3p6 4s2 3d9। सही है। अच्छा, एक चीज और हमने डिस्कस की थी, 4s और 3d में से किसकी एनर्जी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है, ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ आपको कि 3d और 4s, अगर मैं इनके ऑर्बिटल्स की बात करूँ ना बेटा, तो ये लेट सपोज आपका 3d ऑर्बिटल है, 3d सबशेल है, जिसमें फर्दर आपके पास 5 ऑर्बिटल्स और भी हैं। ओके, वी मेक 5 बॉक्सेस फॉर 3d, we make 5 boxes for 3D, okay, and this is the 4s, this is what, the 4s, okay। बेटा ये मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इसमें। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, एक रैंडम इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए मैंने। अब होता क्या है कि जब ये 3D ऑर्बिटल और ये 4s ऑर्बिटल, इनके बीच का जो गैप है वो स्मॉल गैप है, स्मॉल एनर्जी गैप। अब जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ना, तो दे स्टार्टेड रिपल्जन। जब इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करते हो ना, तो दे जस्ट स्टार्टेड रिपल्जन। जब उसमें रिपल्जन स्टार्ट होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपल्जन, ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये फुदक के यहाँ आ जाता है। बात को समझो जरा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ये फुदक के ऊपर आ जाता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिपल्जन इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो टेक्निकली 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 आपको जो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी चाहिए, इस 4s को यहाँ लिखना चाहिए, इस 3d को पहले लिखना चाहिए। ओके। ओके। तो हमेशा हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s बाद में लिखते हैं, 3d पहले लिखते हैं। दूसरी बात कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन में मैंने 4s और 3d9 लिखा है ना बेटा, ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी की कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि दे शुड बी फुलफिल्ड एंड दे शुड बी हाफ फिल्ड। दीज आर द टू कंडीशंस, दे शुड बी फुलफिल्ड एंड दे शुड बी हाफ फिल्ड। तो देखो, 3D या तो इसमें 10 हो, या तो इसमें 10 हो, या इसमें 5 हो। बात को समझो जरा। जैसे कि एस है, या तो इसमें 2 हो या इसमें 1 हो। ये दो क्राइटेरिया है, या फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो। तो ये जो आपको नजर आ रहा है बेटा, ये ना तो फुलफिल्ड है और ना तो हाफ फिल्ड है। बात समझ आ रही है? इसको हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट, पार्शियली फिल्ड। दिस इज व्हाट, दिस इज पार्शियली फिल्ड। एंड पार्शियली फिल्ड जो होता है ना बेटा, वो अनस्टेबल होता है। पार्शियली फिल्ड क्या होता है? वो अनस्टेबल होता है। ये तो अनस्टेबल है। तो हाउ कैन आई मेक इट स्टेबल? हाउ कैन आई मेक इट स्टेबल? तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं बोलूंगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। बात समझ रहे हो? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको, सॉरी 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 सॉरी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो बेटा ये हो जाएगा आपका 3d10 और ये हो जाएगा 4s1। तो ये आपका देने के बाद हो गया हाफ फिल्ड। ओके। और वो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हो गया फुल फिल्ड।
ये तो स्टेबल कंडीशन है, ये तो स्टेबल कंडीशन है, बात समझ आ रही है? तो इसलिए याद रखना बेटा कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो, खास तौर पे कॉपर की और क्रोमियम की, ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो इनमें हम बड़ा ख्याल करते हैं इस चीज का। ओके, बहुत ख्याल करते हैं हम इस चीज का कि जो है ना वो स्टेबल हो जाए ऑर्बिटल। तो जब आपसे एग्जामिनर कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा तो आप ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना। ओके, आप डायरेक्टली ये लिखना। ओके, और ये आपको बताने की जरूरत भी नहीं है ये एक इलेक्ट्रॉन वहां जा रहा है, ये अपने समझने के लिए आप इसको याद रखो। तो आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। ये एक बात हमने लास्ट क्लास में की थी, एक कॉपर के बारे में और एक क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम का अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोटॉन नंबर होता है 24। क्रोमियम का प्रोटॉन नंबर होता है 24। तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d एंड देन 4s। तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d4। ओके, 4s2 और 3d4। तो अब आप गौर से देखें तो अगेन ये एक अनस्टेबल कंडीशन आ गई। मैंने आपको क्या बात सिखाई? मैंने आपको कहा बेटा कि या तो 3d5 हो या तो 3d10 हो, या तो 3d5 हो या तो 3d10 हो, ये तो 3d4 है, ये तो पार्शियली फिल्ड कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे टू मेक इट स्टेबल, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एंड फाइनली दिस वुड बी जस्ट लाइक दैट, 3d5 and 4s1, and rest of the configuration would remain the same, rest of the configuration would remain the same just like that। तो फाइनली जब आपके पास एग्जामिनर पूछता है आपसे तो आप ये नहीं लिखेंगे बल्कि डायरेक्ट ये लिखेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। बेटा सब क्लियर है? कंफ्यूजन, बात समझ आ रही है? सब ओके है? यस, आगे चलूं? यस, आगे चलूं? ओके, अहमद बात समझ आ रही है? आलिया बात समझ आ रही है? रोमा बात समझ आ रही है? ओके। जी। अच्छा, अब क्या है हमारे पास कि आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो टॉपिक है ना बेटा, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, अच्छा आयोनाइजेशन एनर्जी में होता क्या है? अच्छा वो भी आपको बेटा ये बातें सारी पता होनी चाहिए, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी करने से पहले आपको बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और किसमें नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको कहूं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल बताओ, तो अल्टीमेटली आप बॉक्सेस बनाओगे। ये 1s का बॉक्स बनाया है मैंने। ओके, ये मैंने किसका बॉक्स बनाया है? 1s का। ये मैंने 2s का बॉक्स बनाया है। ओके, और 2p के कितने बॉक्सेस बनते हैं? 3 बॉक्सेस बनते हैं, जस्ट लाइक दैट। 2p के कितने बॉक्सेस बनते हैं? 3 बॉक्सेस बनते हैं, जस्ट लाइक दैट। ये मैंने 2p का बॉक्स बनाया। ओके, फिर मैंने 3s का बॉक्स बनाया। फिर मैंने क्या किया? 3s का बॉक्स बनाया। ये लो, ये मैंने 3s का बॉक्स बना दिया। ओके, फिर मैंने क्या किया? फिर मैंने दोबारा 3p का बॉक्स बनाया। ये लो, ये मैंने 3p का बना दिया। फिर मैंने 3d का बनाया। 3d के कितने बॉक्सेस बनते हैं? हमने आपको क्या बात सिखाई थी? 3D के कितने बॉक्सेस बनते हैं बेटा? 5 बॉक्सेस बनते हैं। कितने बनते हैं? 5 बॉक्सेस बन रहे होते हैं 3D के। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 3D का बन गया, एंड फाइनली आपके पास 4s का बॉक्स बन गया, जस्ट लाइक दैट। थोड़ा क्लासिफाई कर लो इसको, दिस इज 1s का बॉक्स, देन दिस इज 2s का बॉक्स बेटे, फिर ये आपका 3s का बॉक्स आ गया। ओहो, ये 4s का है, ये 3D का है, ये 3p का है, ये 3s का है, ये 2p का है। ओके, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब मैं इलेक्ट्रॉन को जब फिल करूंगा, मैंने आपको क्या बात सिखाई थी कि बेटा इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं इस तरह से, इस तरह से, पहले इस तरह, फिर इस तरह, फिर ऐसे, फिर ऐसे। पहले सिंगल फिल देन डबल फिल, पहले सिंगल फिल देन डबल फिल, पहले ऐसे फिर ऐसे, अगेन 3p6, पहले सिंगल फिल फिर डबल फिल। ओके,
3d5. So 1 2 3 4 5, then 4s1. बात समझ आ रही है? तो बेटा इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आप बोलोगे सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप तो क्यों बताया आपने, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा हम आपको आयोनाइजेशन में बताएंगे कि इसके आयोनाइजेशन से क्या रिलेशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, अच्छा जी, आइए जरा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने लिखी है ना बेटा, ये एज अ रेफरेंस में बार बार कहता रहूंगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। Then we have ionization energy. Then we have ionization energy. Ionization energy. Ionization energy. Yes, कोई बता सकता है अहमद, रोहमा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? यस, हाँ जी, इट्स वेरी इजी। Is it the energy levels between ionic compounds? बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, यस यू आर सेइंग राइट, कि इट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक तो बात ये बताऊं मैं आपको कि आयोनाइजेशन का मतलब लॉस होता है, गेन नहीं होता। ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है, पता है आपको? लोग समझते हैं कि भाई इट्स लॉस और गेन, मतलब मैंने बहुत सुना है इट्स लॉस और गेन। क्यों भाई, क्यों लॉस और गेन यार? एक टर्म एक के लिए यूज होगी ना, ये थोड़ी कि एक टर्म दो चीजों के लिए यूज होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, इट्स ओनली द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, ओके। अगर ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? ओके, कैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? तो होता ये है बेटा कि इसकी डेफिनेशन क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी की? तो हम कहते हैं कि इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन from outermost shell of a gaseous atom। यानी कि एक बात तो यह है कि इसको रिमूव करने के लिए आपका जो एलिमेंट होना चाहिए उसको गैस होना चाहिए। पहली बात तो ये है बेटा, क्या होना चाहिए उसको? गैस होना चाहिए, सॉलिड नहीं होना चाहिए। सॉलिड से यू कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन, सॉलिड से यू कैन नॉट रिमूव इलेक्ट्रॉन। इट शुड बी गैस, इट शुड बी व्हाट, इट शुड बी गैस। तो अब हमने क्या किया, हमने आपको कहा कि ये लो आपके पास आ गया सोडियम गैस, गैसियस स्टेट में आ गया। आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, आपने इसको क्या की? एनर्जी प्रोवाइड की। ओके, जब आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की तो जब जैसे ही आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड की तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और फाइनली इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, कुछ इस तरह से। इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, कुछ इस तरह से। ओके, अच्छा। तो बेसिकली आपने क्या किया है, इसको एनर्जी प्रोवाइड की है। ये था कुछ इस तरह से कि ये सोडियम का न्यूक्लियस था और ये फर्स्ट शेल था, और ये सोडियम का सेकंड शेल था, और ये सोडियम का थर्ड शेल था। क्योंकि आपको पता है ना सोडियम का प्रोटॉन नंबर 11 होता है। तो पहले शेल में दो आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, तीसरे शेल में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया। फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम रिमूविंग द इनर शेल्स, I am removing the inner shells. Obviously, you know that there is attraction between the nucleus and outer electron. Okay, attraction है। इस अट्रैक्शन को जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, जब आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये अट्रैक्शन ओवरकम हो जाएगी। जब ये अट्रैक्शन ओवरकम होगी, अल्टीमेटली इट वुड बी लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक दैट। तो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस लॉस कर देगा आसानी के साथ। बात समझ आ रही है मेरी? तो हम कहेंगे सोडियम इज आयोनाइज्ड।
सोडियम इज आयोनाइज। तो बेटा सोडियम जब आयोनाइज होगा तो चूंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए ना बेटा, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटॉन ज्यादा हैं। इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब प्रोटॉन ज्यादा है। तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके, दैट्स वेरी इजी। आपको पता लग गया कि आयोनाइजेशन का क्या मतलब है। इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर मेरे पास मैग्नीशियम हो बेटा इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो मैंने इसको भी एनर्जी लगानी है। ये भी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा कुछ इस तरह से। ओके, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। चाहे कोई भी एलिमेंट हो बेटा, कोई भी एलिमेंट हो, यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन भाई, यू कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन। बस आपने करना यह है कि यू हैव टू प्रोवाइड देम एनर्जी एंड इट वुड बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दैट्स इट, दैट्स इट। अच्छा, दूसरी बात ये कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। दूसरी बात ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। तो as the definition says energy required, as the definition says energy required। बात समझ रहे हो आप, एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जब एनर्जी रिक्वायर्ड है तो इट मींस दैट दिस शुड बी एंडोथर्मिक, दिस शुड बी एंडोथर्मिक। एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, दिस शुड बी एंडोथर्मिक। एक्सो नहीं है, एंडोथर्मिक है ये, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है इसमें। तो याद रखिएगा, यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, and your energy is absorbed by this atom, and your energy is absorbed by this atom. Ultimately, when the energy is absorbed, so the reaction is endothermic. When the energy is absorbed, so the reaction is endothermic. So remember, this is always, this is always endothermic. This is always endothermic. Always the energy is taken in. Always the energy is taken in. Remember, always the energy is taken in. तो ये बात आपको भूलनी नहीं है बेटा। ओके, ये बात आपको भूलनी नहीं है, ये याद रखिएगा आप। ओके, अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा हम। अब अगर आप मुझसे पूछें कि सर क्या आप सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं या एक से ज्यादा भी रिमूव कर सकते हैं। बात समझ रहे हो मेरी। सर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं या एक से ज्यादा भी रिमूव कर सकते हैं। तो वी कैन रिमूव मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। वी कैन रिमूव व्हाट, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स बेटा। कैसे, कैसे? वो ऐसे कि लेट सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप 3 में है। अल्टीमेटली आप क्या करोगे, एनर्जी प्रोवाइड करोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे और उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर आपने क्या किया, आपने कहा यार आई कैन ऑल्सो रिमूव इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन, आई कैन ऑल्सो रिमूव इट्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन। आपने थोड़ी सी और एनर्जी लगाई, इसने अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दिया। अब इस पे +2 का चार्ज आ गया। आपने कहा ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है। ओके, फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये तो ग्रुप 3 में है ना। जो लोग ग्रुप 3 में होते हैं, जो लोग ग्रुप 3 में होते हैं, उनके आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बारी बारी करके आप एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो उसका। बात समझ रहे हो, बारी बारी करके आप एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो उसका। तो आपने क्या किया, थोड़ी सी और एनर्जी लगाई, उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिया। जब आपने उसका तीसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिया, जस्ट लाइक दैट, दिस वुड बी कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस वुड बी कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखिएगा, वी कैन रिमूव मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, वी कैन रिमूव मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स, रिमेंबर। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि ग्रुप 2 का मेंबर है, जस्ट कैल्शियम इज इन ग्रुप 2, तो अगर ये गैशियस फॉर्म में है ऑलरेडी, आपने एनर्जी प्रोवाइड की, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया,
इस पे प्लस का चार्ज आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर आपने क्या कहा, आपने और एनर्जी प्रोवाइड की, इसने दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव कर दिया। अब इस पे +2 का चार्ज आ गया, अब इस पे +2 का चार्ज आ गया। दिस इज द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो याद रखिएगा कि ग्रुप नंबर जो भी होगा आप उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो। लेकिन एक बात और मैं आपको बताऊं, मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की टेंडेंसी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे भाई। मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी आपकी। अच्छा जी, ओके। अगली बात ये बेटा कि ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। बात समझ आ रही है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। तो अगर मैं आपको कहूं बेटा कि सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी में ये होता है कि आपका लेट्स सपोज आप एक से ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, ओके, एक से ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो, तो लेट्स सपोज आपने क्या किया, ये मैंने बनाया बेटा मेरे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या बनाया बेटा, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। गौर से देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ये मैंने बनाया इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किसका, एल्यूमिनियम का। एज यू नो दैट द प्रोटॉन नंबर फॉर एल्यूमिनियम इज 13, द प्रोटॉन नंबर फॉर एल्यूमिनियम इज 13, ओके। जब एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13 है, तो मैंने स्टार्ट किया कुछ यहां से, इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स होंगे, इसके न्यूक्लियस में 13 प्रोटॉन्स होंगे। ये मैंने बनाया पहला शेल, पहले शेल में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने बनाया इसका दूसरा शेल, दूसरे शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर मैंने बनाया तीसरा शेल, उसके तीसरे शेल में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3। बात को समझना जरा बेटा गौर से। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, बेसिकली मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से उड़ा दिया, ये इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। और से सुनिएगा बात को, जरा टेक्निकल बात है थोड़ी सी। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया मेरे बच्चे, अब इस पे चार्ज कौन सा आया, अब इस पे चार्ज कौन सा आया, तो जरा देखिएगा। अब इस पे चार्ज आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज आ गया इस पे, पॉजिटिव चार्ज, ओके। इस पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, जस्ट लाइक दैट। चार्ज आ गया इस पे पॉजिटिव, ओके। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो अब इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। प्रोटॉन तो अभी भी 13 है। ओवरऑल चार्ज, दैट्स व्हाई दिस इज +1। कितना सिंपल है देखो। अच्छा, अब बेटा मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको 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 इसमें से मैं एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहा हूं। बहुत गौर से देखिएगा बेटा, बहुत गौर से। मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहा हूं। जब मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, जब मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी इसको और एनर्जी प्रोवाइड की। ले भाई, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से उड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से क्यों नहीं उड़ रहा भाई। चलो खैर, समझ लो चला गया इलेक्ट्रॉन ये। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो मेरा सवाल ये है कि बेटा क्या मुझे उतनी ही एनर्जी लगानी पड़ेगी या मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इसको रिमूव करने के लिए, क्या कहते हो बेटा, आप लोग क्या सोचते हो। I यानी think it's पहले the same सेम एनर्जी, ओके। अहमद बेटा because क्या सोचते हो आप, अहमद व्हाट डू यू थिंक, सेम एनर्जी लगानी पड़ेगी या ज्यादा लगानी पड़ेगी। सेम, सेम, ओह ओके। तो याद रखिएगा,
जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाते हो, वैसे वैसे एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। पता है आपको, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता जा रहा है। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता जा रहा है बेटा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों मुश्किल होता जा रहा है सर? क्यों मुश्किल होता जा रहा है? तो उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है, जरा गौर से देखिएगा कि बेटा, अब मसला ये है कि ये रह गए हैं दो इलेक्ट्रॉन्स। जब चार्ज इंक्रीज होता है ना बेटा, तो उस एटम का साइज छोटा हो जाता है। जब चार्ज इंक्रीज होता है ना, जब उस एटम का साइज श्रिंक हो जाता है, स्मॉल हो जाता है उसका साइज। साइज उसका क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। जब साइज स्मॉल होगा, तो आप सोचो ना, अट्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगी, अट्रैक्शन स्ट्रांगर हो जाएगी। जब अट्रैक्शन स्ट्रांगर हो जाएगी, जब अट्रैक्शन स्ट्रांगर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर लिया, दैट्स गुड। लेकिन जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जाओगे, तो वो मुश्किल होती जाएगी, ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बात को समझो जरा। आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, लेट सपोज अगर फर्स्ट को रिमूव करने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, 300 किलो जूल्स, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी इतना मुश्किल हो जाता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। अब जब आप थर्ड को भी रिमूव करोगे, जब आप थर्ड को भी रिमूव करोगे, तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब इस पे चार्ज आ गया है +2। अब इस पे चार्ज आ गया है +2। मैं ये कह रहा हूं यार, ये एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, दैट वुड बी द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। दैट वुड बी द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने कहा चल भाई, और एनर्जी इसको जरा प्रोवाइड करो, ताकि बचा खुचा इलेक्ट्रॉन भी